जय हिंद एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है पेट्रियोटिक आईएएस में। इसमें हम आज के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज हैं जो यूपीएससी के लिए या यूपीपीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है, उनको हम एक एक करके एनालिसिस करेंगे। और नियर अबाउट हमारे पास 9 टॉपिक हैं जिसका हम डिस्कशन करेंगे। और आपको ये टॉपिक और इसके बाद हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ताकि जो भी आपने पढ़ा है वो रिवाइज भी हो जाए, आप कितना रिकॉल और रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं वो भी टेस्ट करते रहे। तो प्लीज़ आप इसका आंसर भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और आपका कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ पूछिएगा, आई विल ट्राई टू गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल। So please make this interactive as well so that you could have the maximum productivity whenever you are going through this all analysis. Okay. तो जो 8-9 टॉपिक है, 9 टॉपिक है। पहला टॉपिक है कि we want to bring this international solar alliance। इसके पहले हम ये भी पढ़ेंगे कि उड़ीसा में जो नंबर ऑफ लेपर्ड हैं वो डिक्रीज हुए हैं, तो इसका क्या रीजन है। तो ये मेंस के लिए स्पेसिफिक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट एज वेल एज डिफरेंट इशू फॉर द डिक्रीज इन द दिस लेपर्ड नंबर वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो उड़ीसा में डिक्लाइन किया है, ओवरऑल इंक्रीज है, तो प्लीज याद रखिएगा। नेक्स्ट we will study that India want to create international alliance। अब international solar alliance ऑलरेडी है, international alliance for the big cat भी हम क्रिएट करना चाहते हैं ताकि हम जो कंजर्वेशन जो बिग कैट है जैसे कि लॉयन है, टाइगर है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, ये चारों इंडिया में पाए जाते हैं, इनको हम इंक्रीज कर सके। तो ये प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मेंस के पर्सपेक्टिव से क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दिस will give this international alliance will give India a global stature into the this conservation area as well। तो ये आप याद रखिएगा। फिर हम देखेंगे कि जो ट्राइबल ग्रुप के लिए हम अभी न्याय योजना जो प्राइम मिनिस्टर का है, वो हम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो 75 ट्राइबल्स हैं, जो डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनमें भी जो सबसे पीछे हैं। ट्राइबल्स में भी ट्राइबल्स तो ऑलरेडी आइसोलेटेड हैं, उनका वो फेस कर रहे हैं डिफरेंट डिफिकल्टी, उनमें भी इनका जो है वो सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज है। और इनके लिए हम एक होलिस्टिक अप्रोच लाना चाहते हैं, तो वो अंडर गवर्नमेंट स्कीम पढ़ेंगे, गवर्नेंस पढ़ेंगे, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वो भी पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये मेंस स्पेसिफिक हो जाएगा। ओके, देन वी विल स्टडी दैट ह्यूमन ड्रोन सेल्स। तो हम यूएस से एक स्पेशल ड्रोन कहते हैं जो हमारे डिफेंस को इंक्रीज कर देगा और हमारे डिफेंस कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। तो इंटरनल सिक्योरिटी में डिफेंस आता है, तो वहाँ पे आप उसका फॉर्डर पॉइंट लिख सकते हैं। जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन में जब हमारा रिलेशनशिप विद द यूएस की बात हो तो हम लिख सकते हैं कि हमने परचेज किया है, तो एक फॉर्डर पॉइंट वहाँ पे भी आ जाएगा। तो ये मेंस के लिए स्पेसिफिक हो जाएगा। Then we will study this elephant. Elephant take their dead calves to the buried। और ये देखा जाएगा कि ये बहुत ही यूनिक टेंडेंसी है, ये जनरली एक किसी भी एनिमल में नहीं देखा जाता है। ये हमें अभी जब एलिफेंट को वेस्ट बंगाल के एक दो जो हमारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एरिया है वहाँ पे पढ़ा है। तो कहीं ना कहीं ये यूनिक टेंडेंसी है। तो प्रीलिम्स मेंस दोनों में इंपॉर्टेंट हो जाएगा जीएस पेपर 3। तो प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर द मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। देन वी विल स्टडी, ऑलरेडी हमने देखा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग किया है नियर अबाउट 10,000 पीपल्स का। तो देखते हैं इसका क्या बेनिफिट है। ओके, सो जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज जो हेल्थ सेक्टर है उसमें भी आ जाएगा ये चेंज एंड कंटिन्यूटी इन द इंडियाज पैलेस्टीनियन पॉलिसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, जब भी इंडिया वेस्ट एशिया और इंडिया का जो स्टैंड है पैलेस्टीन एंड इजराइल को लेके, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देन वी विल स्टडी जो ईडी है, कंटिन्यूसली न्यूज में है, तो इसका बेसिक्स थोड़ा सा पढ़ेंगे कि कब स्टेब्लिश हुआ था, कौन कौन से एक्ट है जो इसको पावर देते हैं। और ये हमारा जीएस पेपर 3 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो इंटरनल सिक्योरिटी में आता है, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से हो जाएगा। और एक डिटेल एनालिसिस है कि जो डेथ पेनाल्टी है उसका जो एविडेंस है, जो मैनिपुलेशन है, जो बाद में जाके कम्यूट कर दे रहे हैं, एक ट्वीटल हो रहा है, उसको लेके एक तरीके से काफ़ी अच्छा एनालिसिस है। तो मेंस एंड एसए में भी इसका यूज आ सकता है, एसए में भी ये यूज आ सकता है। तो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस थिंग। लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट पेज। पहला
फ्रंट पेज से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फ्रंट पेज पे है कि एक ब्लास्ट का केस है। दिस ब्लास्ट इज इनटू द बेंगलुरु इन द कर्नाटका, और जिस कैफे में हुआ है उस कैफे का नाम है रामेश्वरम कैफे, बहुत ही फेमस है वहाँ पे। तो कोई कैजुअलिटी नहीं है, तो यू शुड नो। एंड इसको इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी से इसको एक्सप्लोड किया है। अभी इसका जांच पड़ताल हो रहा है कि किस ग्रुप से कैसे इसका वो है, तो देखते हैं क्या आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हम देखते हैं कि जीएसटी कलेक्शन है वो इंक्रीज हुआ है, तो दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट। जीएसटी का जो इंक्रीज हुआ नियर अबाउट कंटिन्यूसली 12% का इंक्रीज है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था, लास्ट मंथ में भी इंक्रीज कंटिन्यूस था। तो एक ओवरऑल जो जीएसटी कलेक्शन है 16.36 लाख है, और ये जो हम रिटर्न वापस कर देते हैं जो रिफंड के बाद है, रिफंड नहीं वापस करें तो ये 18 लाख है। तो एक तरीके से आइडिया रखिएगा कि जो नियर अबाउट टोटल जीएसटी कलेक्शन है वो फरवरी मंथ का करके 16.36 है, तो नियर अबाउट 19-20 लाख करोड़ के आसपास जाएगा। और टोटल बजट जो हमारा बना था वो 46 लाख करोड़ के आसपास बना था। तो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस थिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है इंडिया श्रीलंका के रिलेशन के बीच में है, और यहाँ पे हमने एक बाजी मारी है चाइना से। चाइना एक प्रोजेक्ट करना चाहता था, हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट था श्रीलंका में, और जगह का नाम याद रखिएगा, नैनातीवू आइलैंड है। नैनातीवू, कच्छातीवू आइलैंड हमने देखा था आजकल काफी वो टसल में था, डिस्प्यूट में था इंडिया श्रीलंका के। यहाँ पे नैनातीवू आइलैंड है, यहाँ पे हमने इसको अपने नाम से किया है। पहले ये चाइना के हाथ में चला गया था, फिर इंडिया ने कहा कि चाइना उसको लोन देके श्रीलंका को बना रहा था। तो श्रीलंका को याद है उसका डेट ट्रैप। डेट ट्रैप ये है कि जब चाइना किसी को पैसा देता है फिर उसे इंटरेस्ट रेट मांगता है, और इंटरेस्ट रेट अगर वो कंट्री नहीं दे पाता है तो उसके वहाँ कहेगा कि पोर्ट आप दे दीजिए, वहाँ पे हम अपना बेस बना लेंगे। तो कहीं ना कहीं वो उनके सोवरनिटी को कॉम्प्रोमाइज करता है। तो कई देशों में ये देखा गया है, श्रीलंका ने भी फेस किया है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी कई कंट्रीज ने फेस किया। अभी पाकिस्तान में भी ये स्थिति हमने देखा है कि जिसको भी ये फंड करते हैं, लोन देते हैं, वो बोलते हैं कि इससे कमाई ज्यादा होगी, लेकिन लोन देने के बाद होता है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसका आधा भी नहीं हो पा रहा है, तो इंटरेस्ट रेट ही वापस नहीं कर पाते हैं। ऐसे केस में चाइना उसका फायदा उठाता है। तो यही है कि इस जो हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट था, अब कौन कौन मिलकर बनाएगा? श्रीलंका सस्टेनेबल एनर्जी अथॉरिटी है, और इंडिया की तरफ से यू सोलर क्लीन एनर्जी सोल्यूशन है। तो प्लीज रिमेंबर दिस टू। ओके, यहाँ पे देखिएगा कि चाइना लोन दे रहा था, और हमने क्या बोला, हमने कहा कि हम ग्रांट देंगे, तो ग्रांट दे के हमने ले लिया। तो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस थिंग। नेक्स्ट न्यूज है कि अनरिस्ट्रेन्ड पोचिंग प्लेज बिग रोल इनटू द डिक्लाइन ऑफ द ओडिशा लियोपार्ड। तो हमने देखा कि अभी जो नंबर ऑफ लियोपार्ड से रिलेटेड सर्वे आया है, सर्वे में ये देखा गया कि ओवरऑल लियोपार्ड की जो जनसंख्या है वो बड़ा है, 13,000 समथिंग, नियर अबाउट 14,000 के आसपास हुआ है, पहले 12,000 समथिंग था। तो इंक्रीज हुआ है, 8% इंक्रीज हुआ है। लेकिन कई स्टेट में जैसे कि गंगेटिक प्लेन है या शिवालिक रेंज है, वहां पे कम हुआ है। गंगेटिक प्लेन में यूपी में तो बढ़ा है, लेकिन उत्तराखंड में कम हुआ है। तो प्लीज रिमेंबर। और हम देख रहे हैं कि उड़ीसा में भी कम हुआ है, उड़ीसा में नियर अबाउट 760 था, अभी इस बार में 568 आया है। और ये जो प्रोटेक्टेड एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया जैसे कि नेशनल पार्क हुआ या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ या बायोस्फीयर रिजर्व हुआ, इनके अंदर कम नहीं हुई जनसंख्या, इनके बाहर। क्योंकि हमने देखा है कि मोर देन 2/3 ऑफ द लियोपार्ड लिविंग आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे कि विलेज के आसपास हो गए। हमने कई केस में ये भी देखा है कि शहरों के भी आसपास ये मिले हैं। तो कहीं ना कहीं इससे जो ह्यूमन और लियोपार्ड का कॉन्फ्लिक्ट था, जो ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट था, हाई था। इसके सिवा हम देखते हैं कि लियोपार्ड को जो बिगेस्ट थ्रेट है पोचिंग ऑफ द प्रीज फॉर द बस मीट। जितने भी जैसे होते हैं कि कैटल हुए, इन सबों को आजकल बस मीट मीन्स होता है कि जो झाड़ियों में शिकार किया जाता है फॉर द कंजप्शन फूड पर्पज, उसको बस मीट कहते हैं। तो उसके लिए कर रहे हैं टारगेटेड पोचिंग ऑफ द टाइगर एंड लियोपार्ड, उनके स्किन और बोन पार्ट्स को लेके एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। चाइना में डिमांड है, तो स्किन का काफी डिमांड है, इसका
लोग काफ़ी इसका शौक रखते हैं, काफ़ी महंगा बिकता है। हैबिटेट लॉस जो है, हैबिटाट लॉस, जो जंगलों में हम इंक्रोच करते जा रहे हैं, वहाँ का भी हम जाके अंदर खेत जो है, जो एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, जंगल के अंदर तक अपना सीमा बढ़ा रहे हैं। घर और जो सेटलमेंट है विलेज का वो भी अंदर बना रहे हैं कहीं ना कहीं जंगलों में। तो इसके कारण भी जब ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होगा लियोपार्ड से तो इंसान मारेगा लियोपार्ड का। रोड एक्सीडेंट भी बहुत हो रहा है। हम देखते हैं कि जो जंगलों के बीच से सड़क होता है, अब गाड़ियां जाती हैं, नंबर ऑफ जो व्हीकल्स जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। अब नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं तो अब रात में कभी क्रॉस कर रहा है लेपर्ड, इधर से गाड़ी आया टक्कर मार के निकल गया, द डेथ ऑफ द लेपर्ड। तो ऐसे हम देखते हैं कि इनका कंटिन्यूअस जनसंख्या घटा है। जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे नेशनल पार्क प्रोटेक्टेड एरिया दिया है, जहाँ पे नंबर ऑफ इनके पाए जाते हैं डिक्रीज हुए। सिमलीपाल बायो रिजर्व है, सतकोसी टाइगर रिजर्व है, हीराकुंड रिजर्वायर भी है, हीराकुंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, एंड कोटगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सिमलीपाल है, सिमलीपाल यहाँ पे हो गया। ये आप देख रहे हैं, ये है हमारा जो पिन चल रहा है, ये उड़ीसा है, इधर वेस्ट बंगाल हो गया, ये झारखंड हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया, और नीचे आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है ना? तो प्लीज रिमेम्बर, सिमलीपाल वेस्ट बंगाल की तरफ चला गया। ठीक है। फिर ये है चिल्का लेक, जो फेमस चिल्का लेक है, ये है। थोड़ा सा बड़ा करके मैं दिखा दूं, ये चिल्का लेक है। चिल्का लेक से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे नियर अबाउट, इसमें शो नहीं कर रहा है, सतकोसी यहाँ पे है आई थिंक। ओके, लेट्स शो यू सतकोसी, दिस इज इन द मिडल। सतकोसी यहाँ पे है, इट्स शो कर रहा है, चिल्का के जस्ट ऊपर ही सतकोसी था। ठीक है। और संबलपुर के पास डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये डेब्रीगढ़ संबलपुर, जो आप देखेंगे कि ये छत्तीसगढ़ वाले एरिया में जा रहा है। रायगढ़ कोरबा छत्तीसगढ़, रायपुर इसका कैपिटल जो है, यहाँ पे भिलाई इज फेमस, तो प्लीज रिमेम्बर। और जो कोटगढ़ है, कोटगढ़ इट इज इधर आंध्रा वाले एरिया में आ रहा है। तो कोटगढ़ हमने देखा यहाँ पे है, यहाँ पे देखा सिमलीपाल है, यहाँ पे देखा सतकोसी है, और ये हीराकुंड संबलगढ़ के पास जो है वो है डेब्रीगढ़ है। वो आप चारों को याद रखिएगा। यहाँ पे भी लेपार्ड पाए जाते हैं, इनकी जनसंख्या कम हुई है। एक और इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दिस, वी वांट टू क्रिएट इंटरनेशनल अलायंस। हम चाहते हैं इंटरनेशनल अलायंस बनाए, जैसे कि हमने सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है, सेम टाइप का हम इंटरनेशनल अलायंस बिग कैट के लिए बनाए। और बिग कैट को लेके, बिग कैट नियर अबाउट 95 कंट्रीज में, 96 कंट्रीज में पाए जाते हैं, और 96 कंट्रीज का एक ग्रुप बना के ऐसा किया जाए कि प्रोटेक्शन जो होगा इंटीग्रेटेड होगा। जैसे जंगलें हैं वो बॉर्डर नहीं देखती हैं, ये एक जंगल है वो नेपाल में भी आधा जंगल होगा, आधा इंडिया में होगा, आधा भूटान में, आधा इंडिया में। तो कहीं ना कहीं अगर हमें एक होलिस्टिक अप्रोच रखना है तो कहीं ना कोई इंटीग्रेटेड अप्रोच लाना पड़ेगा। तो इसी के लिए हम चाहते हैं कि अलायंस बने, और हम इंडिया इन लोगों को, जितने भी ये नेशंस है जहाँ पे बिग कैट पाए जाते हैं, क्योंकि हमने जनसंख्या बढ़ाया है टाइगर का, तो हम उनको ट्रेनिंग दें और उनको कॉमन एक तरीके से इंटर कल्चरल चीज़ें हो, वहाँ की स्पीसीज, जैसे चीता को अभी इंट्रोड्यूस किया गया। चीता इंडिया में नेचुरली नहीं पाया जाता है। 7 बिग कैट कैटेगरी में स्पीसीज है, टाइगर है, लॉयन है, लेपार्ड है, स्नो लेपार्ड है, ये चारों पाए जाते हैं। टाइगर कॉमन है इंडिया में, साउथ से लेके ईस्टर्न इंडिया। लॉयन सिर्फ गिर गुजरात में पाया जाता है इंडिया में, प्लीज रिमेंबर, अदरवाइज अफ्रीका में काफ़ी है। लेपार्ड भी इंडिया में, जहाँ पे टाइगर्स है, कॉमन हैबिटेट है। स्नो लेपार्ड नॉर्दर्न इंडिया में है, जो हिली एरिया है, जो हिमालयन एरिया है, वहाँ पे। पूमा, जगुआर एंड चीता ये नहीं पाए जाते हैं। चीता को अभी इंट्रोड्यूस किया है, नेचुरली नहीं है, आर्टिफिशियली करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो दिस यू शुड रिमेम्बर। ओके, अभी इंडिया ने 150 करोड़ 5 साल के लिए खर्च करने के लिए बात कही है कि इन बिग कैट्स के कंजर्वेशन पे, तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। यू कैन गिव एग्जांपल, एंड देयर इज नो इंटरनेशनल बॉडी एड्रेसिंग द कंजर्वेशन challenges of the big cat across their range habitat। अभी तक कोई इंटरनेशनल नहीं, ये ऐसा कुछ बॉडी नहीं है, तो हम चाहते हैं एक बॉडी बने जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में हो। जैसे
इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम। ओके, तो प्लीज रिमेंबर सेम ऑन द सेम area we want to pioneering and the long standing tiger and other big cat conservation good practices which have been evolved in India may be replicated into the many other range countries। जो हमारी एक्सपर्टाइज है, जो हम ट्रेनिंग फैसिलिटी दे सकते हैं, जो हमारा नॉलेज है, अभी हमने इम्प्लीमेंट किया है जो टाइगर कंजर्वेशन के मामले में था, तो टाइगर प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं। तो ऑल दिस कैन बी शेयर्ड विद द आवर अदर नेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि ये मोदी जी का फोटो वाला ये बैग के लिए 15 करोड़ दिया गया है, और ये किसको दिया गया है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है, वो खरीदेंगे। अब जो हम फूड ग्रेन दे रहे थे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना था, जिसमें हम नियर अबाउट 5 kgs ईच कैपेबल होल्डिंग 10 kg ऑफ द ग्रेन एट द कॉस्ट ऑफ दिस पर बैग। ओके, बैग के लिए दे रहे हैं। तो हम देख रहे थे, हम फूड ग्रेन दे रहे थे कि नियर अबाउट 5 kg फॉर द ईच फैमिली मेंबर एंड नियर अबाउट 25 kgs फॉर द फैमिली ऑफ द 5। सो इसके अंडर में हमने देखा कि 81 करोड़ बेनिफिशियरी को दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब बैग का है, अभी चुनाव भी आ रहा है, दिस विल बी हेल्पफुल इन दिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज is with respect to the center housing scheme for the tribal group facing hurdle due to the lack of accurate data। तो अभी हमने देखा है कि हमारे 2023 के बजट में बोला है कि हम प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान चलाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि जितने आदिवासी में भी जो भी पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, पीवीटीजीज, इसके अंडर में 75 ट्राइबल ग्रुप आते हैं। इन लोगों के लिए हम सैनिटेशन, हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकेशन, सारा कुछ का व्यवस्था कर रहे हैं इंटीग्रेटेड मैनर में। ठीक है, तो इसको जो अप्रोच था कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, जल्दी जल्दी इंप्लीमेंट करना है क्योंकि इलेक्शन भी है, तो लेकिन इतनी तेजी से हो नहीं पा रहा है। और इसके अंडर में वी विल ट्राई टू गिव देम आधार कार्ड, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, जनधन अकाउंट्स, आयुष्मान कार्ड, ये सब प्रोवाइड कराएंगे, तो ताकि इनका डेवलपमेंट तेजी से हो सके। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो यूएस ड्रोन के सेल को लेके है, इंडिया इज गोइंग टू परचेज दिस। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? 31st MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस आर्म्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो ये कौन सी कंपनी बेच रही है? यूएस की जनरल एटॉमिक्स है। तो प्लीज रिमेंबर, इसका यूज हो सकता है कि सर्विलांस पर्पज के लिए, रिकनेसेंस पर्पज के लिए, तो एंड दूर से ही किसी चीज को अगर मॉनिटर करना है उसके लिए भी हो सकता है, सिविलियन यूज भी है, लेकिन मेनली इसका यूज जो होगा मिलिट्री पर्पज के लिए हम परचेज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब आपको दिखाना हो कि इंटरनल डिफेंस के लिए हम क्या कर रहे हैं, अगर आपको ये याद रह जाता है 31 MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस आर्म्ड यूएवी, तो इसको आप ऐड कर दीजिएगा, आपके पास एक फॉर्डर पॉइंट होगा। और इंडिया यूएस रिलेशन के बारे में भी लिखता है, तो एक आपका नया प्लस पॉइंट हो सकता है। तो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस। द्रौपदी मुर्मू ने 2 ऑनर्स दी हैं, प्रेसिडेंट ऑनर्स। एक है नंबर 45 फ्लाइंग डैगर्स एंड नंबर 221 स्क्वाड्रन वैलिएंट। प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड इस अवार्ड को कहते हैं, तो प्लीज रिमेंबर दिस, पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक चीज और याद रखिएगा, जो न्यूज चैनल्स को कौन करता है रेगुलेट? न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, वो करता है, फाइन भी लगाता है। अभी हमने देखा है कि कुछ न्यूज चैनल का जो ब्रॉडकास्टिंग था वो अप टू द गाइडेंस नहीं था, गाइडलाइन को वायलेट किया, तो उन पे पेनल्टी भी लगाया गया। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, ये टीवी न्यूज चैनल है, उनको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज काफी यूनिक है। हमने देखा है कि जो एलिफेंट होते हैं वो अपने बच्चों, जब उनका डेथ होता है उनके किसी कम्युनिटी, खासकर जब छोटे से काफ्स की, तो वो लोग उसको उठा के कहीं बरीड करने के लिए एक लोकेशन पे ले जाते हैं, दफनाते हैं। तो ये बड़ा यूनिक कल्चर है, ये हमने नहीं देखा था। अभी स्टडी कर रहे थे वेस्ट बंगाल के 2 टाइगर रिजर्व में,
गोरुमारा वाइल्ड लाइफ डिवीजन था और बक्सा टाइगर रिजर्व था। इसमें हमने देखा कि हाथियों को जब ट्रेस किया गया और काफी एक लोकेशन होता है, वहां जाके ब्रीड करते हैं, प्रॉपर पोजीशन में करते हैं और फिर उस एरिया के आसपास वो लोग नहीं जाते हैं, उससे दूर से ही रास्ता बना के जाते हैं। तो ये बहुत यूनिक है और ये काफी दूर से भी लेके आते हैं अपने काफ्स को। ये भी देखा गया है कि नियर अबाउट उनका एक पर्टिकुलर लोकेशन होता है और कुछ इनके काफ्स के पीठ पे निशान देखा गया, उससे लगा कि वो काफी दूर से उठा के लाए होंगे, बीच में थोड़ी सी रगड़ हुई होगी, जैसे ये अपने काफ्स को उठा के ला रहे हैं। एक और पिक्चर है, मैं शो करता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियरिटी आएगी कि किस तरीके से होते हैं। ओके, सो ये गोरुमारा नेशनल पार्क है, यहाँ पे पाया गया है। और जो हमारा दूसरा है बक्सा, वो यहाँ पे है। दोनों भूटान बॉर्डर के आसपास ही हैं, बॉर्डर के आसपास है। इसको भी दिखा दूं एक बार, बक्सा टाइगर रिजर्व ये भी पास ही है, तो प्लीज रिमेम्बर। और एक बार थोड़ा सा शो कर दूं आपको कि कैसे वो उठा के ले जाते हैं, तो थोड़ी सी क्लियरिटी होगी। ये कई कई एलिफेंट का है, जैसे यहाँ पे लेके जा रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सब लेके जा रहे हैं और पूरी ग्रुप में लेके जाते हैं। तो दिस इज ए वेरी यूनिक थिंग, एनिमल में ये नहीं देखा जाता है, यहाँ पे यूनिकनेस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो आर्टिकल है, चेंज एंड कंटिन्यूटी इन इंडिया पैलेस्टीन पॉलिसी। तो ये देखते हैं कि इंडिया का चेंज हुआ है कि कंटिन्यूटी में है। तो इसका कई फेज है, दो फेज तो बहुत क्लियर कट है। एक जो आज़ादी के बाद से था, आज़ादी के जस्ट बाद से था कि जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो इजराइल के को एक ऑन द नेम ऑफ द रिलीजन बनाने के पक्ष में नहीं थे। पहले तो फलस्तीन था, फलस्तीन के बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर ने एंटी ज्यूस टेंडेंसी लगाया तो पूरा एक तरीके से सिंपैथी आया इजराइल्स के तरफ, इजराइलिस की तरफ कि उनका भी कोई कंट्री होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि फलस्तीन, इंग्लैंड ने पहले वादा किया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे ही, तो उन्होंने बोला था कि हाँ हम बना देंगे। तो उसी के बाद से बनाना स्टार्ट किया। जब उसी समय इंडिया को आज़ादी मिली थी, प्राइम मिनिस्टर ने देखा कि इंडिया खुद डिवाइड हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। तो उनको लगा था जो जियोनिस्ट डिमांड है, जियोनिज्म का मतलब होता है कि द डिमांड ऑफ द दिस ज्यूस होमलैंड, इसके लिए मूवमेंट जो चलाते हैं उसको जियोनिज्म कहते हैं, जियोनिज्म। तो इन्होंने कहा था कि जो जियोनिस्ट ये डिमांड है सेटलमेंट का, वो इंडिया का जैसे है मुस्लिम लीग का डिमांड था, ये सेपरेट नेशन फॉर द मुस्लिम, उसको वो कंपेयर कर रहे थे। तो इंडिया ने इसके अगेंस्ट में किया था कि इजराइल बनना चाहिए, इंडिया ने कहा नहीं बनना चाहिए। उस समय पाकिस्तान ने भी ऐसा ही वोट किया था, अरब ब्लॉक ने भी वोट किया था, हमने भी वोट किया था। तो कहीं ना कहीं सेम हो गया। तो वी डोंट वांटेड सच टाइप ऑफ क्रिएशन। लेकिन जब ये बन गया 1948 में बन गया, 1950 तक आते आते हमने अपना स्टैंड चेंज किया, डिस्पाइट कि हमने कोई फुल फ्लेज डिप्लोमेसी नहीं करा, लेकिन ठीक है हमने एक्सेप्ट कर लिया। फिर लेकिन कोल्ड वार आ रहा था, कोल्ड वार का जमाना था। तो कोल्ड वार में दो ब्लॉक था, इजराइल यूएस के साथ था, इंडिया का कहीं ना कहीं शिफ्ट था कि या तो हम अपना नॉन अलाइनमेंट लेके चलेंगे, किसी से अलाइन नहीं करेंगे। तो इंडिया ने बोला कि इंडिया जो भी नॉन अलाइंस है वो यूएस के पक्ष में नहीं जा रहे थे, क्योंकि यूएस इजराइल का काफी एक क्लोज रिलेशन तभी से था। तो इंडिया ने कहीं ना कहीं फिलिस्तीनियन कॉज को लेके हमेशा सपोर्ट किया, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री सबने फिलिस्तीनियन कॉज को लेके एक नॉन अलाइनमेंट के अंडर में कर रहे थे। लेकिन 1992 में हमने देखा कि इजराइल के साथ रिलेशन अच्छा हुआ, क्योंकि हमने देखा कि खुद वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्ट अफ्रीकन, वेस्ट एशियन कंट्रीज जैसे यूएई है या ये सऊदी अरबिया है, इन्होंने खुद अपना रिलेशन अच्छा करने की कोशिश की थी विद द इजराइल। तो इंडिया ने इसी में मौका लगा कि हमने भी अच्छा रिलेशन किया। तो वही हमने देखा है कि हम बैलेंसिंग एक्ट हुआ है। और लेकिन साथ साथ हमने देखा है कि यस, इजराइल के साथ रिलेशन फ्लरिश हुए, क्योंकि उससे हमें फायदा ज्यादा था, टेक्नोलॉजी थी, यूएस का सपोर्ट था, तो कहीं ना कहीं हमें टेक्नोलॉजी मिल रही थी और इजराइल बहुत ओपनली सपोर्ट कर रहा था इंडिया को। तो हमने देखा कि क्या हम थोड़े से इजराइल की तरफ टिल्ट हो रहे हैं, तो ऐसा देखा कई अभी देखने को मिलेगा कि हाँ कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पहली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर इजराइल में गए हैं, मोदी जी 2017 में। दिस वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु रीच द इजराइल। और इन्होंने अभी जो अटैक हुआ था इजराइल पे ऑन द 6 अक्टूबर, मोदी जी ने इसको क्रिटिसाइज किया था कि वी स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद इजराइल एट द डिफिकल्ट आवर्स। ठीक है, यहाँ पे भी हमने देखा था कि 2018 में भी मोदी जी गए, रमल्ला भी गए। रमल्ला तो फिलिस्तीन वाले वेस्टर्न बैंक वाले एरिया में है।
तो वहां पे भी उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की थी कि बोला था कि डायलॉग टू फाइंड अ परमानेंट सोल्यूशन ऑफ द क्राइसिस, ओके। और न्यू दिल्ली वोटेड अगेंस्ट द यूएस डिसीजन टू रिकॉग्नाइज जेरूसलम एज द इजराइल कैपिटल। तो यहाँ पे हमने बैलेंस कर लिया। तो बैलेंसिंग एक्ट कहीं ना कहीं चलता रह रहा है। 1967 में ही देखिएगा कि इंडिया सपोर्टेड द creation of the Palestinian state with East Jerusalem as its capital based on the 1967 बॉर्डर है। तो बॉर्डर कैसे चेंज हुआ है इजराइल का, एक बार मैं एक मैप दिखाता हूँ तो थोड़ी सी क्लियरिटी आपको आएगी कि हाउ द border of this Israel has been changing. Okay, so let's see few map where there will be the clarity. एक तो ये हो गया कि 1947 के पहले ये पूरा पलस्तीन था। ये जो व्हाइट वाला एरिया है वो इजराइल के लोग आके बसे, इजरायली ज्यूइश बसे। फिर 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो उसमें प्लान ऐसे हुआ कि ये रहेगा, ये फलस्तीन ग्रीन वाला होगा। जेरूसलम को कहा गया कि इंटरनेशनल प्लेस होगा, ना इसके को फलस्तीन को दिया जाएगा ना इजराइल को दिया जाएगा। लेकिन देखते देखते हम देखते हैं कि जो आते आते 1967 में था ये हाल हो गया। इजराइल ये है, ये वेस्ट बैंक है, ये गाजा है। और अभी स्थिति ये है कि इजराइल इसके अंडर भी सेटलमेंट बना के उसको कैप्चर कर लिया है लैंड को। तो ये स्थिति अभी है। तो दिस इज द नाउ प्रेजेंट कंडीशन। अब इंडिया या कोई भी है वो कहता है कि 1967 का है, ठीक है, वही एक कॉमन ग्राउंड लिया जा सकता है। तो क्या इंडिया टिल्ट हो रहा है? तो अभी देखेंगे कि इंडिया का देखें तो इंडिया का बैलेंसिंग एक्ट अभी भी है। इंडिया कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन नहीं लेता है। जैसे एक तरीके से एक्सट्रीम यूएस का कंपेयर कर दे, एकदम आंख मूंद को इजराइल की तरफ खड़ा है। साउथ अफ्रीका और ब्राजील की बात करें तो वो एकदम अगेंस्ट में खड़े हैं इजराइल के, क्रिटिसाइज कर रहे हैं ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। इंडिया का जो स्टेटमेंट है वो बैलेंसिंग है, नहीं चेंज हुआ है कि एक तरफ हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। और अभी हमने देखेंगे कि एक जगह जहां हमने की वोट नहीं किया था, यहाँ पे एब्सटेन किया था, लेकिन हमने 4 बार वोट फिलिस्तीन के पक्ष में किया है। 2000 जो नवंबर 2023 में है वहां पे हमने कहा था इंडिया वोटेड इन द फेवर ऑफ द रिजोल्यूशन एंड कंडेम्ड द इजरायली सेटलमेंट इनटू द ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। तो कहीं ना कहीं इजराइल को कंडेम किया। फिर हमने कंडेम किया कि डीप कॉन्सर्न ओवर द इजरायली कंटिन्यूटी ऑन द ऑक्यूपेशन ऑफ द गोलन हाइट, जो सीरिया का एरिया है इजराइल ने कैप्चर किया है। फिर हमने देखा है कि 19 दिसंबर को इंडिया वोटेड फॉर द पैलेस्टीनियन राइट ऑफ द सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो कहीं ना कहीं देख यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इंडिया हैज द बैलेंसिंग एक्ट। कहीं ना कहीं हम जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसको क्रिटिसाइज किया है, लेकिन साथ साथ हमने बोला कि ठीक है फिलिस्तीन का भी अपना राइट है सेल्फ डिटर्मिनेशन का। यहाँ पे देखिए कि डेथ, जो नंबर ऑफ डेथ हैं 30,000 हो चुके हैं, और जो उंडेड है 70,000, डिस्प्लेस 90% ऑफ द पॉपुलेशन गाजा का डिस्प्लेस्ड हो चुका। कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म हो रहा है यूएस का, यूएस एंड इजराइल हैज बीन आइसोलेटेड एंड यस इन दैट केस इंडिया ने भी क्रिटिसाइज किया इस अटैक को। म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस था, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बहुत ही हार्श क्रिटिसिज्म कर बोला है कि इजराइल शुड बी एंड शुड हैव बीन माइंडफुल ऑफ द सिविलियन कैजुअलिटी इन द गाजा विच इज द इंडिया शार्पेस्ट क्रिटिसिज्म टू द इजराइल। तो यहाँ पे है, अब देखिएगा कितना चेंज हुआ है। 7 अक्टूबर तक ऐसा लग रहा था कि फलस्तीन का कोई इशू ही नहीं है, आराम से हम इजराइल जैसे सऊदी अरब या सारे लोग अप्रोच कर रहे थे इजराइल की तरफ, तो लगा कि है ही नहीं। तो इंडिया भी अप्रोच कर रहा था कि एकदम आराम से रिलेशन को एकदम पीक पे ले जाते हैं। लेकिन 7 अक्टूबर का अटैक है, उसके बाद से चीजें बदल गई। अब हमें लग रहा है कि सोल्यूशन परमानेंट होना चाहिए, तभी चीजें आगे बढ़ेगी। हमारा जो मिडिल ईस्ट इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो हम चाइना का रिप्लाई दे रहे हैं, उसका वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव है, उसका रिप्लाई है, ठीक है। तो ये सब अभी फेल हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं जो रेड सी में क्राइसिस है, इंडिया का इकोनॉमी को इससे सेटबैक होगा, रास्ता बदलना पड़ेगा, लंबे रास्ते से होके पूरा अफ्रीका क्रॉस करके जाना पड़ेगा, तो एक लॉन्ग डिस्टेंस होगा। तो कहीं ना कहीं दिस इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी ऑफ द इंडिया। So in the last, what we are going to tell that the restoration of the order and the stability of the West Asia and a permanent fix for the this Palestinian question is as per our alignment with the India's Act West policy. तो ये हमारा तभी पॉसिबल होगा। तो ये कोर है हमारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है डेथ पेनाल्टी को लेके है। डेथ नंबर ऑफ द डेथ पेनाल्टी लोअर कोर्ट से बढ़े हैं।
लेकिन कहीं ना तो कहीं देखें जब लोअर कोर्ट से आते आते हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में है, मैक्सिमम डेथ पेनल्टी को रिवर्स किया है, कईयों में एक्विटल किया है, कई में कम्यूटेशन किया है लाइफ सेंटेंस में। और सुप्रीम कोर्ट का भी यही स्टैंड है कि आप डेथ पेनाल्टी को बहुत सोच समझ के दें। मनोज वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस है, उसमें भी अपेक्स कोर्ट ने बोला है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ द ऑल द सिचुएशन, द मेंटल कंडीशन एंड अदर कंडीशन ऑफ द दोज प्रिजनर्स, दोज सेंटेंसी, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये देखते हैं कि जो डेथ पेनल्टी जा रही है हाई कोर्ट में 90% में उसमें कम्यूट कर रहे हैं। तो क्यों कम्यूट कर रहे हैं? वो कम्यूट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं एक्विटल भी है, और क्या वो पा रहे हैं कि फैब्रिकेटेड एविडेंस के बेसिस पे दिया गया है, मैनिपुलेटेड एफआईआर है वहां पे, पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्पर्ड फॉरेंसिक एविडेंस है, डूबियस रिकवरी ऑफ द इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस बाय द पुलिस। यहाँ पे देखिएगा कहीं ना कहीं पूरा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो इस प्रोसीजर में जितने लोग इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं उनमें लकुना है, वी हैव टू इम्प्रूव। और नीचे यहाँ पे लिखा गया है कि जब डेथ पेनल्टी देते हैं तो मेंटल स्टेटस जो उस पर्सन का होता है जिसको सेंटेंस सुनाया जाता है उसका बेकार हो जाता है, क्योंकि डेथ सेंटेंस के बाद वेट करना सबसे मुश्किल काम होता है कि आपको पता हो कि कल आपको डेथ दिया जाएगा, कल आपका लास्ट दिन है। तो प्रेशर, जो मेंटल प्रेशर है, जो एंजाइटी है, उसका लाइफ लॉन्ग असर होता है। और कहीं ना कहीं हमने देखा कि अभी एक डेथ पेनल्टी दिया गया था, वो कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे थे 6 साल से, आते आते 2023 में उन्होंने सुसाइड ही कर लिया, इतना मेंटल स्ट्रेस था। तो कहीं ना कहीं जो डेथ पेनाल्टी का ये ओवरऑल प्रोसेस है, इसको एक बार रिवैम्प, इसको एक बार रिव्यू करने की जरूरत है इस आर्टिकल में। दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है ईडी। ED's low credibility cast a doubt on the intent behind the summoning TN collectors। तो अभी देखा है कि ईडी ने तमिलनाडु में कुछ कलेक्टर्स हैं उनको सम्मन किया था, फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट कलेक्टर्स का केस लेकर हाई कोर्ट में गई कि ये इंटरफेरेंस है, तो हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया कि आप सम्मन को के लिए नहीं जा सकते। फिर देखा कि सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को क्रिटिसाइज किया, कहा कि नहीं, आपका जो ये डिसीजन था वो सही नहीं था और ये आपको कोऑपरेट करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को, ठीक है। तो ये पावर कहाँ से आता है? जो पावर आता है, इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि सेक्शन 50 ऑफ द जो PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस है, वो ईडी को पावर देता है टू समन एनी पर्सन टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस एनी रिकॉर्ड नेसेसरी फॉर द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे विजय मंडल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, यहाँ पे बोला है कि जब भी सम्मन का इंडिकेटेड हो, इट शुड बी द प्रोसीड ऑफ द क्राइम, मतलब क्राइम के लिए आपके पास ऑलरेडी एविडेंस हो तब आप जाके सम्मन करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पहले सर्च कर रहे हैं फिर जाके आप इस एज्यूम कर रहे हैं कि यस जब सर्च करूंगा तो कोई एविडेंस मिल जाएगा। हो गया ना कि पहले आपने क्राइम किया, जब कोई ना कोई सबूत हो तब। यहाँ पे सैंड माइनिंग का केस है, ऑलरेडी इस पे देयर हैज बीन द करप्शन, लेकिन यहाँ पे इसीलिए ईडी आ जाता है कि यहाँ पे जो करप्शन हो रहा है उसको, वो करप्शन का मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, इसको लेके दिस ईडी इज इंटरिंग इनटू द दीज स्टेट्स। यहाँ पे ये लास्ट में बोले हैं कि ईडी का जो लो क्रेडिबिलिटी है, लैक ऑफ द इंडिपेंडेंस है, और ये हमेशा से रहा है, क्योंकि जो भी पार्टी पावर में आती है कहीं ना कहीं ईडी का मिसयूज करती है। तो दिस इज द होल, दिस इज अबाउट द होल न्यूज, ओके। तो प्लीज बी केयरफुल। ईडी का जो है वो कहाँ कहाँ से पावर होता है, एक बार बेसिक्स मैं दिखा दूं आपको कि ईडी के जो पावर है वो वेयर इट्स गेटिंग द पावर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 लॉ है, जैसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यहाँ से पावर आता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यहाँ से है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट है 2018, ये 3 है जो इसको पावर देते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1956 में हुआ था, 1956, एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके अंडर में इट्स वर्क। सो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस थिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, ऑलरेडी हमने देखा है कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट चल रहा है जहां पे 10,000
लोगों का हम लोग ब्लड सैंपलिंग लेके उनका जीनोम जो जीन्स है उसको स्टडी कर रहे हैं, ताकि हम ये देख सकें कि उनका जो हिस्ट्री रहा है डिफरेंट एरिया में, कि हाँ अगर कोई बीमारी हो रही है क्या कैसे हो रही है। और हमने ये स्टार्ट कर दिया था 2006 में ही। और इसका फ़ायदा है कि हम ये देखेंगे कि अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हमको ये क्लियरिटी आएगा कि किस तरीके का डायग्नोसिस चाहिए, किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाए तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। तो एक तरीके से ये अच्छा था। और हमने ये स्टार्ट किया था, देखा था कि एक तरीके का एन एबरेशन इनटू द प्रोटीन ऑफ MYBPC3, दिस इज द कार्डियक मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन था। इसके कारण देयर वाज द हाई रिस्क ऑफ द हार्ट फेल्योर। तो एक ग्रुप में ये था, तो उनके जीन में कुछ इम्पैक्ट था, उसको लेके था। तो हमने कहा कि हम सबका करते हैं। तो 10,000 जो सैंपल कर रहे हैं उसमें से 4500 ग्रुप हैं इंडिया के डिफरेंट लोकेशन से, डिफरेंट उनका बैकग्राउंड रहा है, डिफरेंट उनकी अपनी एथनिसिटी रही है, सबका लेके हम कर रहे हैं। तो यही देख रहे हैं कि इस जीनोम सिक्वेंसी का है कि अब इसको कर रहे हैं तो और कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है कि डिफरेंट एरिया में, तो ये हम फेस कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट from the today's news. Here I will conclude this session because we have covered most of the area. जितने भी हो सकते हैं जो यूपीएससी के रेलेवेंस है हमने कवर किया है। तो अभी तक हमने टॉपिक किया है उससे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन के वेरी केयरफुली। अगर आपको कोई भी डाउट होता है प्लीज क्वेश्चन आप डाउट बॉक्स में जो नीचे कमेंट बॉक्स है उस पर लिख के पूछिए, और यस यू शुड रिप्लाई, और मैं आपके आंसर को देखूंगा। अगर उसमें कोई भी करेक्शन होगा तो आई विल रिप्लाई ऑन दोज आंसर। प्लीज ट्राई टू आंसर, और इससे आपका जो होगा वो रिप्रोडक्टिविटी एंड आपकी जो प्रोडक्टिविटी ओवरऑल है वो इंक्रीज होगी। तो प्लीज टेक द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following is are the among the key laws enforced by the enforcement director? A. Foreign Exchange Management Act FEMA, Prevention of Money Laundering Act PMLA, Fugitive Economic Offender Act FEOA, D. All the above। तो कौन सा आंसर होगा प्लीज बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, The Enforcement Directorate functions under administrative control of which of the following? Ministry of Finance, Ministry of Home Affairs, Ministry of Law and Justice, Ministry of External Affairs। बताइए, अभी मैंने बताया था आपको जब हम लोग ईडी वाला टॉपिक ले रहे थे, तो काफी इजी है, यू कैन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, The writ of the quo warranto focus primarily on enforcing contracts between individuals, B. protecting private property right, C. ensuring the legality of appointment to the public office, D. providing compensation for the victim of the crime। तो क्या आंसर होगा? क्यों वारंट तो आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा, आज देखा कि ईडी का जो नेचर था उस आर्टिकल में ये भी था कि दिस इज लाइक द क्यू वारंटो, को वारंटो। ओके, तो प्लीज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट कैन एड इन predicting and potentially preventing disease with a genetic basis, B. determining the ideal marriage partner for the individual based on the genetic compatibility, C. identifying individuals likely to commit crime based on their DNA, D. resolving historical debate about the origins of different Indian population group। तो प्लीज आंसर दीजिए, क्या होगा आंसर इसका? अभी हमने पढ़ा था, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आ जाएगा इसका भी आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग स्टेट, वेस्ट बंगाल, असम, मिजोरम, सिक्किम। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेट शेयर्स इंटरनेशनल बॉर्डर विद 3 कंट्रीज? कितने हैं जो 3 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल द 4? प्लीज आंसर। लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ बिग कैट्स, टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, snow leopard, puma, jaguar, cheetah. How many of the above species are found naturally into the India? Naturally पूछा है, only 4, only 5, only 6, all the 7? Please answer. Or yes, here I will conclude. So thank you for joining the session. All the best. Jai Hind.